नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में अमेरिकी विदेश मंत्री की भारत यात्रा पर चर्चा करने के लिए। भारत में उनकी 4 दिवसीय यात्रा शुरू हो चुकी है। डे 1 उनका कोलकाता से शुरू हुआ। आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। उनकी ये यात्रा क्वाड समिट के लिए यात्रा के रूप में कही जा रही है। लेकिन इस यात्रा में आने से पूर्व उनके जो बयान थे और आते ही जो उनकी पहली हरकत थी, उसने देश के अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है कि ये अमेरिका से यहां भारत को अपनी कॉलोनी समझकर आए हैं, भारत को दबाने के लिए ये तरीके अपना रहे हैं। अमेरिका भारत को लेकर क्या रवैया रखता है कि 4 दिन तक अमेरिकी विदेश मंत्री जब भारत में रहेंगे तो वो क्या क्या करेंगे, उनकी जो पूरी प्लानिंग है, उन सारी चीजों पर अब सवाल उठने लगे हैं। उनकी पहली यात्रा जैसे ही कोलकाता की हुई और यात्रा के तुरंत बाद उनकी यात्रा रुकी जाकर के एक मिशनरी के अंदर जो मदर टेरेसा से जुड़ा है कोलकाता में, उससे भारत में एफसीआरए को लेकर सवाल उठने लगे कि भारत सरकार को कानून बनाने से रोकने के लिए तो कहीं ये यात्रा नहीं हुई। आज के सेशन में हम इस एफसीआरए वाली पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। दूसरा सवाल, जब ये यहां आए तो इन्होंने भारत के साथ क्वाड समिट का बहाना बनाया कि हम इसलिए आए हैं, लेकिन क्वाड समिट तो पिछले साल भी भारत को होस्ट करनी थी, लेकिन ट्रंप के हट के चलते वो हो नहीं पाई। इसके बाद में पहले बाइडेन जाते जाते कह दिए कि हमारे चलते आप यहां पर मिलने आ जाओ, वो नहीं हो पाई। इस बार भी अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति आएंगे या नहीं, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं। तो ऐसे में इनकी इस यात्रा को लेकर के क्या मायने निकालें कि क्या ये केवल अपाचे का सर्विस बेचने आए हैं, यानी यात्रा में हुआ 3500 करोड़ रुपए का खर्चा लेने आए हैं? क्या है पूरी कहानी? आइए इस वाले बात को, यानी अपाचे हेलीकॉप्टर और हॉवित्जर तोप से जुड़े हुए जो भी डिफेंस डील्स हैं उनको लेकर के हम बात करेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने आकर यह कहा कि वेनेजुएला की राष्ट्रपति अगले हफ्ते भारत आ रही हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति भारत आ रही हैं ये बताने वाले ये अमेरिकी विदेश मंत्री हुए। तो इसका मतलब क्या वेनेजुएला वाकई में अब अमेरिका की एक कॉलोनी है? दूसरे देश के राष्ट्रपति की यात्रा को अमेरिका बता रहा है और यह बताया गया कि वेनेजुएला से अब भारत तीसरे नंबर पर तेल खरीद रहा है। मतलब भारत का जो 3rd लार्जेस्ट सप्लायर है स्टेट ऑफ हॉर्मुज वॉर के बाद अब वेनेजुएला बन गया। ये फैक्ट जैसे ही निकल कर आया तो इससे ऐसा लगने लगा कि ये एक व्यापारिक सौदा ज्यादा दिख रहा है बजाय स्ट्रैटेजिक के। आज हम इस पूरे विषय के ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। अपोजिशन के जो सवाल हैं उनको भी आंसर करने का प्रयास करेंगे कि वो क्या पूछ रहे हैं, सरकार उन्हें कैसे प्रोजेक्ट कर रही है, अमेरिका असल में दिखाना क्या चाह रहा है। सारी बातें एक एक करके डिटेल में करना शुरू करते हैं। सवाल सबसे पहले शुरू होंगे एफसीआरए के चलते, उन सारी बातों को समझेंगे और फाइनली अमेरिका के विदेश मंत्री की भारत के प्रधानमंत्री से जो मुलाकात है इसके मायने भी समझेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले मैं फिर याद दिला दूं कि हमारी एआई की डेली लाइव क्लासेस चलना शुरू हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, इन लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। ये लाइव क्लासेस विशेष रूप से बच्चों की जो ग्रीष्मकालीन छुट्टियां, समर वैकेशन शुरू हुई हैं, उसे ध्यान में रखकर शुरू की गई हैं। आप इस गर्मी की छुट्टी बच्चों को नया कुछ सिखाने के मूड में होंगे तो आप एआई क्यों ना सिखाएं या एआई का यूज करना क्यों ना सिखाएं उनके डे टू डे वर्क में। और इतना ही नहीं, आप घर में वयस्क हैं, आप घर के अंदर वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, आप जिस भी फेज में हैं, आपके लिए ये टेक्नोलॉजी कैसे यूजफुल हो सकती है। चाहे रोजाना अपनी तस्वीर लगाकर किसी को गुड मॉर्निंग संदेश ही क्यों ना भेजना हो, बहुत बेसिक सी आपकी कोई पुरानी तस्वीर है वो आज कैसे दिखे यही क्यों ना पहचानना हो, किसी का व्हाट्सएप पर मैसेज आया उसको क्या प्रतिक्रिया लिखनी है यही क्यों ना जानना हो, यूज केस क्या हो सकते हैं यदि आप ये सीखना चाहते हैं। इवन इतना ही नहीं, आप अपने घर को खूबसूरत तरीके से कैसे इंटीरियर तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, घर की महिलाएं गृहिणियां भी अगर ये सीखना चाहें तो एआई का कैसे यूज कर सकते हैं। यूज केस के लिए मैंने 30 से अधिक एआई टूल सिखाने का ये लाइव कार्यक्रम शुरू किया है इस ग्रीष्मकाल में। अगर आप सब लोग सपरिवार बैठ करके इन क्लासेस को देखते हैं तो डेफिनेटली वैल्यू एडिशन होगा लाइफ में। इसके लिए लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए। 1 साल की वैधता के साथ ये कोर्स उपलब्ध है, यानी कि लाइव क्लासेस जो निकल गई वो भी आप देख पाएंगे, बाद में भी जब वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रह जाएंगी तो आप देख पाएंगे। तो क्लासेस पूरे टाइम दिखती रहेंगी और साथ ही साथ आप अपना इस कोर्स को कंप्लीट करके एक सर्टिफिकेट भी हमारी तरफ से प्राप्त कर पाएंगे एक छोटे से टेस्ट के बाद, वो भी हमने इसमें सुविधा रखी है। तो जाइए, देरी किस बात की, लिंक कमेंट बॉक्स में है, तुरंत जाकर ज्वाइन करिए। साथियों, चर्चा करते हैं इनकी यात्रा की शुरुआत से। आप जैसा जानते हैं कि भारत में अमेरिकी राजदूत सरगेई गोर हैं। अमेरिकी राजदूत जो भारत में हैं उन्होंने ही इसके अनाउंसमेंट्स करने शुरू किए कि मुझे सबसे पहले सेक्रेटरी रूबियो का कॉल आया। सेक्रेटरी रूबियो को ये अपना मित्र बताते हैं, वो अमेरिका से उड़ रहे हैं और उनकी इस मुलाकात को लेकर के वो बड़े एक्साइटेड हैं। तो अमेरिका के भारत में जो राजदूत हैं उनके ही संदेश से ये सारी जानकारियां बाहर आना शुरू हुई।
फिर उन्होंने बताया कि सेक्रेटरी रूबियो कोलकाता में लैंड हो चुके हैं। ये उनकी पहली बार भारत यात्रा है। वो भारत के प्रधानमंत्री से नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्वाड और बहुत सारी चीजों को लेकर डिस्कशन होगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर। ये सबसे पहले सेक्रेटरी जो एम्बेसडर जो भारत के अंदर सरगई गोर हैं, उनकी तरफ से दी गई बात है। अब ऐसे समझिए, अमेरिका में विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं। उन विदेश मंत्री के बहुत सारे सेक्रेटरीज होंगे। उन विदेश मंत्रालय में बहुत सारे एम्बेसडर्स अलग अलग देशों के लिए रखे होंगे। अमेरिका में भारत के लिए जो भी एम्बेसडर नियुक्त होता है, या चाइना के लिए जो एम्बेसडर नियुक्त होता है, या रशिया के लिए नियुक्त जो होता है, उनकी काफी वैल्यू होती है। मतलब ये भारत के दुनिया के अपकमिंग ग्रोइंग फास्ट इकोनॉमीज हैं, दुनिया का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हैंडल करती हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से प्रभावित होती हैं। तो इन देशों में जो भी इनके एम्बेसडर नियुक्त होते हैं, उनकी वहाँ पर एक विशेष वैल्यू है। इसलिए ट्रंप ने इनको नियुक्त किया कि सरगई गोर, और ट्रंप के चुनाव कार्यकाल को सरगई गोर ने बहुत ज़्यादा हैंडल किया था। मतलब जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे, तब उनकी पूरी कैंपेन को संभालने वाले सरगई गोर थे। इनके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। अब उन्हें भारत में ट्रंप की नीतियों को लागू करने के लिए भेजा गया है। तो भारत में ये राजदूत हैं। अब इन राजदूत ने विदेश मंत्री के आने की पूरी तैयारियां की, वेलकम किया। कहां किया? कोलकाता किया। बड़ा सवाल, कोलकाता क्यों गए? तो असल में ये 4 दिवसीय यात्रा में 4 शहर जाने वाले हैं: कोलकाता, नई दिल्ली, आगरा और जयपुर। ऐसे में जब ये यहां आते हैं तो इन्हें कोई स्टेट गेस्ट लेने नहीं आता। मतलब स्टेट की तरफ से कोई मुख्य अतिथि के रूप में ना राज्यपाल है, ना मुख्यमंत्री है। विदेश मंत्री आए हैं तो लेने भी सरगई गोर ही गए हैं। इनका जाना, यानी कि राजदूत का जाना कोलकाता में, अब चूंकि कोलकाता में, भारत में कोलकाता अपने आप में इस तरह की चर्चाओं में आ चुका है कि यहां पर अमेरिकी विदेश मंत्री आए हैं। कोलकाता पहुंचना जैसे ही होता है, इनका वेलकम इन्हीं के द्वारा किया जाता है। सरगई गोर इनका वेलकम करते हैं और इन्हें यहां से तुरंत बाद मदर टेरेसा का जो मिशनरी ऑफ चैरिटी है, वहां ले जाया जाता है। सरगई गोर इस जानकारी को देते हैं कि भारत और अमेरिका के पार्टनरशिप को रीसेट करना इस तरह की मुलाकातों के माध्यम से हो पाता है, और इसलिए ये जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी हैं, इनकी यात्राओं पर गए हैं। तस्वीरों में बाहर निकलता है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी का इन्होंने दौरा किया और यहां पर बकायदा जाकर के ये बताया कि कैसे निस्वार्थ सेवा की भावना हम लोगों के आपसी संबंधों पर टिकी हुई है। इस तरह की बातें इन्होंने अपनी तरफ से कही। यात्रा के अंदर निकल कर आया कि साहब ये आगरा, जयपुर, दिल्ली सब जगह जाएंगे। यहां से यात्रा करके ये वापस निकलना शुरू होते हैं। तस्वीरें निकल कर आती हैं कि साहब मुलाकात हो गई 23 तारीख की, कि लीजिए अपनी पत्नी के साथ में ये वापस लौटते हैं, और इन्हीं के साथ में सरगई गोर भी साथ साथ यात्रा कर रहे होते हैं। फिर इनकी यात्रा पहुंचती है दिल्ली। दिल्ली पहुंचते हैं तो सरगई गोर भी इनके साथ साथ ही नीचे दिल्ली पहुंचते हैं, और साहब इनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री से कराने ले जाते हैं। इनके जहाज में एक डेप्यूटी एनएसए, जो नेशनल एडवाइजर हैं अमेरिका के, वो डेप्यूटी एनएसए भी साथ साथ इन्हीं के हवाई जहाज में आए हैं, जिनका नाम रॉबर्ट गैब्रियल है। रॉबर्ट गैब्रियल भी साथ में ही यात्रा कर रहे हैं। सरगई गोर के साथ में ये मिलने पहुंचते हैं भारत के प्रधानमंत्री से। ये आज की ही तस्वीर है, अब से 1 घंटे पहले की तस्वीर है, जिसमें मार्को रूबियो भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। यानी पहले कोलकाता की यात्रा, फिर दिल्ली, और दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात, और तस्वीरें आती हैं, चर्चा होती है कि भारत और अमेरिका के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जिस उद्देश्य से आए हैं उसका नाम है क्वाड समिट। क्वाड समिट भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मिलकर के एक समिट होती है। जैसे कुछ दिन पहले आपने ब्रिक्स की समिट के अंदर विदेश मंत्रियों को यहां आते देखा था, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री का आना, रूस के विदेश मंत्री का आना शामिल था। ऐसे ही 4 देशों का समूह क्वाड है। शुरुआत में अमेरिका ने इसे एशियन नाटो का रूप दिया था, लेकिन भारत ने इसे डिफेंस के बीच में सहयोग नहीं माना। चाइना इस क्वाड को लेकर हमेशा यही रहा कि आप इसे एक क्वाड की तरह से इसे एक नाटो की तरह से ट्रीट कर रहे हैं। भारत हमेशा इस बात को लेकर स्पष्ट रहा कि हम कोई डिफेंस साझेदारी नहीं कर रहे हैं। ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जरूर है, जो इंडो पैसिफिक में इन चारों देशों के हितों का ख्याल रखता है। गठन 2007 में हुआ था, लेकिन 2017 के बाद ये एक्टिव हुआ, और इसमें चारों देश बैठ करके सामरिक रूप से जो भी चर्चाएं हैं, दोनों के बीच, चारों के बीच व्यापार है, इन सब चीजों को चर्चा में लेकर आते हैं। तो सरगई गोर के ये मार्को रूबियो की जो भारत यात्रा है, ये असल मायने में विदेश मंत्रियों की होने वाली क्वाड की बैठक के तहत हुई यात्रा है।
लेकिन इसके मायने बहुत से निकल रहे हैं कि आप उस बैठक के लिए आए हैं, लेकिन आते ही आप कोलकाता गए। मैं अभी आ रहा हूं उस मुद्दे पर, कोलकाता की कहानी आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा क्वाड के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि जिस नाम से ये आए हैं वो क्या है। देखो, ये चारों राष्ट्राध्यक्षों के पिछले साल की तस्वीरें हैं, जिस समय बाइडेन जाने ही वाले थे। उस साल भारत को क्वाड की अध्यक्षता मिली हुई थी। 2025 में भारत में होने वाली थी क्वाड की मीटिंग, लेकिन बाइडेन के कहने पर यह मीटिंग अमेरिका बुला ली गई। भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री भी वहीं पर गए, हमारे राष्ट्राध्यक्ष भी, हमारे प्रधानमंत्री भी वहां पर मुलाकात किए। तो पिछली साल जो मीटिंग थी, जो भारत में होने वाली थी, वो वहीं हुई। फिर ट्रंप ने इसमें इंटरेस्ट ज्यादा दिखाया नहीं, तो 2026 के अंदर अभी इनकी मुलाकातें फाइनल नहीं हुई है कि ट्रंप भारत आएंगे या नहीं, लेकिन क्वाड समिट चूंकि भारत अध्यक्षता कर रहा है तो उस लिहाज से इन्हें आना चाहिए। लेकिन ट्रंप ने पिछली बार बढ़ते टेंशन के चलते इसे कैंसिल कर दिया था। एनीवे, ट्रंप का ये 2025 का ट्वीट जो आप देख रहे हैं, ट्रंप हैज ड्रॉप्ड इंडिया विजिट प्लान फॉर क्वाड अमिड टेंशन विद पीएम मोदी। तो साहब, ये पिछली साल जो 2025 में इनका आना था वो रद्द कर चुके थे। 2025 के क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जरूर हुई थी, जिसकी तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं। पिछले साल मार्को रूबियो से मुलाकात करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। ये कई बार ऐसा लगता है कि ट्रंप पिछले ही साल आए थे। ट्रंप का जो मुलाकात का कालखंड है वो आपके सामने तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब ट्रंप का पूरा मतलब इतना तेजी से समय निकला है। 2024 के नवंबर के ट्रंप ऐसा लगता है 2025 के अंदर आए हों। ये 2024 से आए हुए हैं, 2024 के बाद में 1.5 साल इनका निकल चुका है। पिछले साल 2024 के अंदर वाली क्वाड की मीटिंग की तस्वीरें दिखी, भारत को 25 की अध्यक्षता मिली, उसमें भी नहीं आए, तो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। 2026 के अंदर इस बार विदेश मंत्रियों की बैठक भारत में हो रही है, जिसकी तस्वीरें आप यहां पर होती हुई देख रहे हैं। चलिए, तो ये तो हो गया सारा की सारा मुद्दा कि साहब हम यहां पर क्यों आए और क्या उद्देश्य है। भारत से असल में ये चाहते क्या हैं? तो ये चाहते हैं एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के भारत से बातचीत करना। जब ये आने वाले थे उसी समय पर जो भारत के मंत्री हैं, साइंस के मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनसे सरगई गोर जो हैं, ये मुलाकात करके गए थे कि जब वो आएंगे तो आपसे क्या क्या बातें की जाएंगी। ठीक है साहब, तो हमने क्या क्या देख लिया कि भारत आने से पहले सरगई गोर ने सब जगह बात कर ली थी। भारत के साइंस मिनिस्टर से बात कर ली थी, भारत की वित्त मिनिस्टर से भी बात कर ली थी कि साहब वो आएंगे तो क्या क्या बातचीत होंगी। ठीक है साहब, जब मार्को रूबियो चलने वाले होते हैं तब ये बताते हैं कि मैं भारत जा रहा हूं और भारत जाकर के ऑयल की जितनी भी आवश्यकता है वो भारत अमेरिका से पूरी करे, ये सुनिश्चित करके आऊंगा। साथ में ये भी कहा कि हम लोग वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं वो भी अभी भारत पहुंच रहे हैं अगले हफ्ते। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति भारत पहुंच रहे हैं। जब ये बात इन्होंने बताई तो फिर एक क्वेश्चन निकल कर आया कि भाई वेनेजुएला की सूचना आप क्यों दे रहे हो? तो फिर अचानक लोगों को याद आया कि अरे, जनवरी में ही तो यहां के राष्ट्राध्यक्ष को उठा करके लेकर गए थे अमेरिका वाले। तो ऐसे में दुनिया वालों को यह मैसेज चला गया कि मत भूलना, वेनेजुएला अब अमेरिका का ही है और अमेरिका वेनेजुएला से हर महीने अब तो $5 बिलियन का तेल बेचने का लक्ष्य लेकर चल रहा है कि वहां से तेल निकाल कर दुनिया को बेचा जाए। तो वेनेजुएलन ऑयल अमेरिकन ऑयल कंसीडर किया जाए और भारत वेनेजुएला के ऑयल को रिफाइन करने वाले देशों में शामिल है। भारत के पास जो रिफाइनरीज हैं वो वेनेजुएला के हार्ड क्रूड ऑयल को बहुत अच्छे से रिफाइन कर सकती हैं। तो इन्होंने कहा कि अंतरिम राष्ट्रपति भी वहां से आ रही हैं, हम तेल की सप्लाई वहां से कराएंगे और हम चाहते हैं कि वी विल सेल ऑल द एनर्जी इट वांट। इंडिया जो भी एनर्जी की जो जरूरतें चाहता है हम वो पूरी करना चाहते हैं। तो वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट की भारत यात्रा का भी डिस्कशन मार्को रूबियो के मुखमंडल से हुआ। अब भारत की ऊर्जा जरूरत भी थोड़ी सी जान लीजिए, और भारत के इस समय टॉप 3rd में वेनेजुएला जो पहुंचा है, इससे पहले कौन था ये जान लीजिए, और ये भी जानिए कि भारत की पर डे ऊर्जा आवश्यकता कितनी है। इन सबको समझते हुए एक एक करके आगे चलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं भारत की वर्तमान में ऊर्जा की आवश्यकता 5.8 मिलियन बैरल पर डे है। यह कितना हुआ? लगभग 58 लाख बैरल तेल जो है वो हम हर दिन चाहते हैं कि हमें पहुंचे। अब हम चूंकि 90% तेल इंपोर्ट करते हैं, तो 90% इंपोर्ट करते हैं यानी कि 5 मिलियन बैरल पर डे का हमारा इंपोर्ट है। तो 5 मिलियन बैरल का जो हमारा पर डे का इंपोर्ट है, इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? तो ये मैं आपको बताता हूं, और साथ में मैं आपको ये भी बताता हूं कि हमारी जो आज की ऊर्जा आवश्यकता है, भारत जिस तेजी से बढ़ रहा है अर्थव्यवस्था में, जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, ये ऊर्जा आवश्यकता 2030 तक 1 मिलियन बैरल बढ़ जाएगी। यानी कि आज 58 लाख
बैरल पर डे हमारी आवश्यकता है, ये 68 लाख बैरल पर डे हो जाएगी 2030 तक। ये आंकड़ा है और आगे आगे और बढ़ती जाएगी। 8 मिलियन 2035 तक हो जाएगी, 9.1 मिलियन 2050 तक हो जाएगी। और भारत ऑयल पर ही निर्भर कंट्री है, इसलिए इसको और ज्यादा तेल हमेशा खरीदने की जरूरत बनी रहेगी। ऐसे में हमारे पास कौन कौन स्ट्रेटेजिक रूप से उपलब्ध हैं? तो देखिए, शुरुआत में अगर हम बात करें फरवरी 2026 तक के जो आंकड़े थे, उसमें हमारी ऑयल की जो सबसे बड़ी आवश्यकता पूर्ति कर रहा था वो रूस था, 22% हमारे कुल ऑयल इंपोर्ट की। उसके बाद सऊदी था 21% ऑयल इंपोर्ट की। फिर इराक था 20% ऑयल इंपोर्ट की आवश्यकता पूरी करने वाला। फिर क्या हुआ? फिर युद्ध हो गया। यूएई जो खड़ा था वो खड़ा था चौथे नंबर पर, 10% ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति कर रहा था। युद्ध शुरू हुआ तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो फिर समीकरण बदली तो वेनेजुएला पिक्चर में आ गया। वेनेजुएला पिक्चर में कितना बड़ा आया, मैं आपको डेटा दिखाता हूं। पहले जो रूस नंबर 1 पर खड़ा था वो अभी भी खड़ा है। नंबर 2 पर यूएई चला आया, सऊदी पिछड़ गया, सऊदी नंबर 4 पर चला गया। अब यह कैसे हुआ? आपको याद है कुछ दिनों पहले यूएई ने ओपेक से बाहर निकलने का कहा था कि मैं उस गठबंधन से बाहर निकल रहा हूं जिसमें तेल पैदा करने की लिमिट सेट कर रखी थी। असल में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक समूह था जिसको सऊदी लीड करता था। उसमें यूएई को कहा हुआ था कि तुम 3 मिलियन बैरल पर डे ही तेल जमीन से निकालोगे। यूएई ने कहा कि मैं जब ज्यादा बेच सकता हूं तो मैं क्यों ना बेचूं। तो यूएई ने अपना ओपेक से बाहर निकलने का रास्ता बनाया। और अभी जब से ये हॉर्मुज बंद हुआ है तो फुजरा पोर्ट के लिए उन लोगों ने, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकल करके अरब सागर की तरफ है, वहां से तेल बेचना शुरू किया हुआ है। तो भारत की आज की जो ऊर्जा आवश्यकता है ना, वो बड़ी मात्रा में यूएई के थ्रू पूरी हो रही है, क्योंकि सऊदी का जो तेल है वो यांगबू पोर्ट से होकर के आ रहा है, लाइन से होकर के आ रहा है, तो वो हमारे लिए महंगा भी पड़ रहा है और देरी में भी पड़ रहा है। यूएई से हमारी सप्लाई जारी है। और इस बीच में वेनेजुएला सस्ता तेल देने वाला मिल गया। वेनेजुएला का तेल जहां पहले 10वें पायदान पर भी हमारी पूर्ति में नहीं आ रहा था, 9 महीने पहले कुछ नहीं आ रहा था, अब वहां से 4.17 लाख बैरल पर डे आ रहा है। यानी कि मेजरली अगर आप देखें तो 30 लाख बैरल तेल तो हम इन 3 देशों से लेकर के आ गए। कुल हम 50 लाख बैरल पर डे लेकर आते हैं। तो अब वेनेजुएला हमारे पास तीसरे नंबर पर चल रहा है। आज की स्थिति यह बनी हुई है। पहले तक वेनेजुएला से कोई तेल हम लोग नहीं खरीद रहे थे, लेकिन जैसे ही वहां से स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, यह कहा भी जा रहा है कि असल में अमेरिका की क्या पता यह मंशा रही हो कि मैं इस रास्ते को बंद करके चलूंगा तो वेनेजुएला का तेल बिकेगा, अदरवाइज वेनेजुएला से कोई तेल खरीदता ही क्यों। अमेरिका की स्ट्रेटजी तेल बेचकर पैसा कमाने की, और वो सही भी बैठा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल कंज्यूम करने वालों में, इंपोर्ट के ऊपर आधारित रहने वालों में भारत का नाम आता है। तो ऐसे में भारत ने अचानक वेनेजुएला को कर्ज मुक्त कर दिया, या कहिए कि ट्रंप के सपने को पूरा कर दिया। बढ़िया से वो लोग पैसा कमा रहे हैं। ठीक है साहब। अब इस बीच में अब भारत की जो ऊर्जा आवश्यकता थी वो तो पता चल गई हमें कि हमारी 58 लाख बैरल पर डे है। हम लोगों का अभी जो हम खरीद रहे थे तेल, वो 8% कम खरीद रहे हैं। क्यों कम खरीद रहे हैं? क्योंकि हमारे पास सप्लायर थोड़े कम पड़ रहे हैं। इसीलिए आप जो तेल का क्राइसिस देख रहे हैं, जब हमारे कुल तेल खरीद में अगर 8% हिल रहा है, इसलिए थोड़ी थोड़ी सप्लाई की जगह पर आपको क्वेश्चन सुनने को मिल रहे हैं। हमारी ऊर्जा खरीदनी थी 52 लाख बैरल प्रतिदिन, अभी सप्लाई हो रही है 49 लाख बैरल प्रतिदिन। 8% का अंतराल पड़ा हुआ है, जिस वजह से आप ये सारी चीजें होते देख रहे हैं। ठीक है। इसी के चलते इन्होंने कहा कि जल्दी ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं और वो भारत के साथ में और कुछ डील करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने हर महीने $5 बिलियन का तेल बेचने का निर्धारण किया है वेनेजुएला से। ये सरगई गोर का मतलब आने से पहले पता था। अब सवाल यह है कि साहब जब आप आए तो क्या आपके दिमाग में अरागची की यात्रा भी थी? देखिए, अमेरिका के साथ यह बड़ा स्पष्ट है कि वो युद्ध में हमेशा लाभ कमाता है। दुनिया परेशान है स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से, अमेरिका नहीं। अमेरिका तो तेल का भंडार रख के बैठा है, वो चाहता है कि उसका भी तेल बिके, और वेनेजुएला का जो कि कंट्रोल उसने ले रखा है उसका भी तेल बिके। यहां पर अगर कयास निकालते हैं कि अरागची से बातचीत करने के लिए, अरागची आए थे ब्रिक्स बैठक के लिए, रूबियो आ रहे हैं भारत में क्वाड बैठक के लिए, लेकिन अल्टीमेटली व्यापार करने के लिए इनका असल उद्देश्य था, जिसके चलते ये यहां पर आए हुए हैं। ठीक है साहब। ये होकर के बात निकल कर आई रूबियो के आने से। अच्छा, अब यहां पर एक पॉइंट और निकल कर आता है, और वो पॉइंट निकल कर आता है भारत में इनकी जो यात्रा हुई मार्को रूबियो की, वो कोलकाता यात्रा के मायने क्या थे, अब उसको समझिए। देखिए, आते ही आप कोलकाता गए, और कोलकाता में आप गए मदर टेरेसा के लिए जो मिशनरीज बनी हुई हैं उनकी यात्रा पर गए। तो मदर टेरेसा के मिशनरी पर जब आपका जाना हुआ तो यहां से काफी सारे प्रश्न खड़े हुए। क्या प्रश्न खड़े हुए कि साहब आप अचानक वहां क्यों पहुंचे? मतलब पहली यात्रा की प्रायोरिटी, जब पूरा मीडिया आपको कवरेज करने लगा हुआ है,
कोलकाता क्यों चुना? कोलकाता इसलिए कि मैं देख के आना चाहता हूं, मेरा कोई प्रेम है नहीं। अब उसकी कहानी सुनो। असल में क्या है ना, भारत ने बीते कुछ दिनों में धर्मांतरण की बहुत सी घटनाएं देखी हैं। धर्मांतरण कैसे? हमारे देश के अंदर जो जाति का प्रभाव रहा, जाति की कुप्रथा रही, जाति के अंदर जो ऊंच नीच की भावना रही, उसमें यह हुआ कि कुछ ईसाई मिशनरीज ने जातियों में जो हाशिए पर थे, या एससी के अंदर या एसटी के अंदर जिन लोगों को जाति के छुआछूत के इन प्रभावों ने, समाज की कुरीतियों ने प्रभावित किया हुआ था, उन्हें बरगलाकर धर्मांतरण करने का कार्यक्रम हो रहा था। इन ईसाई मिशनरीज के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि ये पैसे के दम पर लोगों को ये कह करके कि ईसाई धर्म अपनाओगे तो वहां पर कोई छुआछूत और ऊंच नीच का भाव नहीं रहेगा। ये ईसाई मिशनरीज भारत में स्वास्थ्य का लाभ देने के नाम पर, पैसा देने के नाम पर, एजुकेशन देने के नाम पर लोगों को बरगलाकर धर्मांतरण करवा रही हैं। इस तरह से भारत के अंदर धर्मांतरण की काफी सुर्खियां आ रही थी। इसमें जब जिम्मेदारी पता चली कि यह पैसा कहां से आता है इन लोगों के पास, मतलब इस काम को करने के लिए, तो चर्चा निकल कर आई कि इन मिशनरीज को, ईसाई मिशनरीज को विदेशों से फंडिंग मिलती है। विदेशों से फंडिंग मिलती है तो भारत में क्या फंडिंग को कंट्रोल या रेगुलेट नहीं किया जाता? का किया जाता है। भारत में जो एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, उन एनजीओज को विदेशी फंडिंग मिलने के लिए एक एफसीआरए नाम का लाइसेंस लेना होता है, मतलब परमिशन लेनी होती है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है। उस एफसीआरए कानून में यह प्रावधान है कि अगर आप कहीं से भी फंडिंग ले रहे हैं तो उस फंडिंग का कहां इस्तेमाल करेंगे, सरकार उसे जांच सकती है। लेकिन अब भारत सरकार को जब यह जानकारी लगी तो उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट कदम इस एफसीआरए एक्ट में डालने का निर्णय किया। पिछले साल भी इस एफसीआरए एक्ट में अमेंडमेंट की चर्चा चलना शुरू हुई। तय यह हुआ कि एफसीआरए एक्ट में यह डाल दिया जाए कि यदि कोई एनजीओ विदेशों से पैसा पा करके देश में कोई ऐसी गतिविधि कर रहा है या फिर उस पैसे का दुरुपयोग कर रहा है देश को बरगलाने में, बिगाड़ने में, क्योंकि बहुत सी ऐसी स्थितियां निकल कर आती थी कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों को बिगाड़ने में भी इन एनजीओ का हाथ था। तो बोले अगर ऐसा कुछ करता हुआ पाया जाता है तो उस कानून में यह उपबंध डाला जाएगा कि ऐसी मिशनरीज को या ऐसे संस्थानों को, एनजीओ को, उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी को कन्फेसिकेट कर दिया जाएगा, इकट्ठा कर लिया जाएगा और सरकार उस पर कब्जा कर लेगी और फिर उनकी कुर्की करेगी, औने पौने दामों में बेचेगी। अच्छा, ईसाई मिशनरीज जो भारत में चल रही हैं, ये बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल्स, अस्पताल ये भी चलाती हैं। मदर टेरेसा का दुनिया में नाम मदद के लिए लिया जाता है। जैसे आपने नाम मदर टेरेसा सुना तो सिग्निफिकेंस ये गया कि साहब मदर टेरेसा तो एक अच्छे कॉज के लिए जानी जाती थी, लेकिन उस फेज के पीछे बहुत सारी जो मिशनरीज हैं उन पर सवाल था। तो उस फेज के पीछे जो मिशनरीज हैं, मार्को रूबियो ने सबसे पहले यात्रा वहां की। अब वहां की उसका संदेश भारत में क्या गया कि इसका मतलब अमेरिका की प्राथमिकता सबसे पहली मिशनरी है। मतलब यह कि एफसीआरए एक्ट ना आए, एफसीआरए में संशोधन का एक्ट ना आए। संशोधन एक्ट पिछली बार जब आ रहा था सदन के अंदर, अभी मानसून सत्र में उस एक्ट के आने की चर्चाएं थी। पिछली बार जब आ रहा था ना तो देश में बहुत सारा विरोध हुआ था उसका कि सरकार ऐसा करके अपने विरोध में एनजीओ जो काम कर रहे हैं उनको रोकना चाहती है, तमाम प्रकार की बातें, मानवाधिकार वगैरह सब जोड़ जाड़ के उसका विरोध होना शुरू हुआ था। तो ऐसे में अभी इस एफसीआरए एक्ट पर सरकार कोई एक्शन ना ले, यानी उसमें अमेंडमेंट ना करे, इसे उस तरह से देखा जा रहा है। अब आप पूछेंगे ये क्यों? क्योंकि इस तरह की हेडलाइन है कि थ्रेट्स टू क्रिश्चियन मिशनरीज वर्क इन इंडिया। भारत के अंदर पिछले महीने ही ये न्यूज छपी कि भारत में जो ईसाई मिशनरी हैं उनके ऊपर थ्रेट है कि कहीं फंडिंग बंद हो गई तो वो सब बंद हो जाएंगी। और इस तरह की जो बातें हैं ये अब अमेरिका में हो रही हैं। अमेरिका के अंदर एक क्रिस स्मिथ नाम से एक रिप्रेजेंटेटिव है न्यू जर्सी के, यूएस के अंदर एक सांसद हैं। उन्होंने बकायदा एक ओपिनियन पीस लिखा और उसमें लिखा कि रूबियो जब जाएं तो वो न्यू दिल्ली विजिट में जाते समय उन रिलीजियस फ्रीडम के लिए काम करें, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के लिए काम करें। अब आप पूछेंगे कि इनके इस ओपन लेटर को क्या मार्को रूबियो ने मान लिया? बिल्कुल मान लिया। तभी जो बातें इस लेटर में लिखी गई हैं, इस लेटर में पूरी तरह से जो बातें लिखी गई वो यही थी कि मानसून सेशन में भारत के अंदर जुलाई 21 से अगस्त 12 के बीच में फिर से ये एफसीआरए एक्ट आ सकता है और उसमें इस तरह के प्रावधान डाले जा सकते हैं ताकि भारत के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार करने वाली जो मिशनरी हैं उनके ऊपर रोक लग सके। इस तरह की बातें लिख करके इसने एक ओपिनियन लेटर लिखा था। इस व्यक्ति के लिखे ओपिनियन लेटर के चलते अमेरिका के सांसद पूरी दुनिया को देख रहे होते हैं। उनका रवैया यही होता है कि हम केवल अमेरिका के नहीं, पूरी दुनिया के राजा हैं।
उनके इस ओपिनियन लेटर पर ये वहां की यात्रा करते हैं और वहां पर मिशनरी इसलिए जाते हैं ताकि दुनिया को संदेश दिया जा सके कि देखो अमेरिका क्रिश्चियनिटी का रखवाला है। अब आप पूछेंगे क्या क्रिश्चियनिटी का रखवाला होने का ये लॉजिक कहां से है? देखिए अमेरिका के बारे में ना एक बहुत ही मतलब ट्रंप के शासन के बारे में कि ट्रंप एक तो व्हाइट सुप्रीमेसी को और प्रमोट करना चाहते हैं और दूसरा खुद को रिलीजियस फेलो दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैं क्रिश्चियनिटी के लिए काम करने वाला हूं। उनके बीते कुछ दिनों के पोस्ट भी अगर आप देखेंगे तो खुद को पोप दिखाना तक वो अपनी आत्ममुग्धा के अंदर कर गए हैं। खैर, मैं आपको थोड़ा सा भारत में क्रिश्चियनिटी के बारे में बता दूं कि भारत में 2.30% लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। वहीं अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में 0.72% जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है और ये पिछले 10 साल के अंदर 15.5% बढ़ी है। इसका मतलब ऐसी वहां पर घटनाएं हो रही हैं कि लोग एक धर्म से, अब ऑब्वियस ही बात है अचानक पैदा तो नहीं हो गए, तो इतने धर्मांतरण के पैदा होने से भी संख्या बढ़ी होगी, लेकिन वो तो प्रोग्रेशन में सबके साथ मैनेज हो गई ना परसेंटेज में, लेकिन एक धर्म से दूसरे धर्म के अंदर परिवर्तन की घटनाएं रही होंगी। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पुशेस नैरेटिव ऑफ क्रिश्चियन फाउंडिंग एट रैली, ये चर्चा में अमेरिका में रहा है, तो ये अपने आप में समझाने के लिए पर्याप्त है कि उनकी जो कोलकाता यात्रा है उसके क्या मायने निकाले जाए। तो पहला तेल की बात बताई, फिर मैंने क्रिश्चियनिटी के बारे में बताई, तीसरा आप डिफेंस की कहानी सुनिए। देखिए अमेरिका भारत को लंबे समय से चाहता है कि वो डिफेंस इक्विपमेंट बेचे और डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर वो रशिया को सब्स्टिट्यूट करना चाहता है भारत के केस में। भारत ने 2015 और 19 में इनके साथ लगभग 28 अपाचे हेलीकॉप्टर परचेज किए, 1.5 से 2 बिलियन डॉलर के आसपास की वो थी डील थी। 22 इंडियन एयरफोर्स के लिए थे और 6 भारत की आर्मी के लिए थे। अपाचे हेलीकॉप्टर को दुनिया में सबसे उन्नत किस्म का हेलीकॉप्टर माना जाता है और एक तोप जिसका नाम है होवित्जर, उस तोप को भी हमने इनसे खरीदा था। अपाचे हेलीकॉप्टर भारत ने सीमावर्ती इलाकों में, अभी चाइना के लिए भी हमने इसको तैनात किया हुआ है, इन सबको तैयार किया हुआ है। अब जब ये आ रहे हैं मार्को रूबियो, तो इन्होंने क्या चीज रखी तैयारी करके वो मैं आपको बताता हूं। तो इन्होंने असल में भारत को सपोर्ट पैकेज देने का मतलब अलाउ कर दिया है। मतलब पहले तो ये माल बेचते हैं, अब उसका सर्विस सेंटर, मतलब कि भाई इतना बड़े आपके पास हेलीकॉप्टर खड़े हैं, लगभग 15,000 करोड़ के आपने हेलीकॉप्टर खरीदे हुए हैं, और उनका यूज कैसे करोगे? तो यूज तो चल रहा है, सर्विसिंग कैसे कराओगे? तो सर्विस का पैकेज बेच रहे हैं ये लोग। इस बात के लिए भी अमेरिका आपको ऐसे जताता है कि देखो मैंने आपके लिए एक बहुत बड़ी रक्षा डील दी कि अब आपको सर्विस भी मिलेगी। अब हेलीकॉप्टर बेचो तो सर्विस तो होनी थी। एनीवे, खैर इन्होंने सब सर्विसिंग के लिए भी हमें एक पैकेज अनाउंस कर दिया है। तो पैकेज के नाम पर ये पैकेज पैसा भी हमसे ही लेंगे और हमारे हेलीकॉप्टरों की सर्विस भी यही करेंगे और हमारे जो अपाचे साथ साथ होवित्जर जो है उसकी भी सर्विसिंग करेंगे। ठीक है साहब, तो कुल मिलाकर के उसके लिए भी ये 3500 करोड़ रुपए के आसपास भारत से ले ही जाएंगे। तो 3 मेजर मुद्दे निकल कर आ गए। चौथा मुद्दा मार्को रूबियो का जो है वो आप उसके साथ अरागची के साथ कनेक्ट करके देख ही सकते हैं कि साहब ईरान के विदेश मंत्री भारत आए थे, तो उनके आने के बाद आप आए हैं, तो भारत को आप किस पटल पर देखते हैं ये अब आपका नजरिया है। ठीक है साहब, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी डिटेलिंग अच्छे से समझ में आई हो। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बाकी इस गर्मी की छुट्टी दादा पोते और घर की महिलाएं भी अगर आप एआई का यूज करके अपने लिए कुछ सुविधाजनक काम कर सकते हैं तो जल्दी से जाइए क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है और क्लासेस रेगुलर शाम 5 बजे चल रही हैं। धन्यवाद।